हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो यूक्रेन द्वारा एक काफ़ी बड़ा अटैक जो है ये परफॉर्म किया गया है रशिया पर। तो इस ऑपरेशन को यूक्रेन द्वारा नाम दिया गया है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। तो इस अटैक के अंतर्गत मल्टीपल रशियन एयर बेसेस अटैक किए गए हैं, वो भी डीप रशियन टेरिटरी में। तो करीबन 4 रशियन बेसेस को टारगेट किया गया है। पहला है बेलाया, जो कि इरकुट्स्क ओब्लास्ट में पड़ता है, साइबेरिया के पास। दूसरा है ओलेनिया, जो कि मुर्मांस्क ओब्लास्ट में पड़ता है, रशिया के एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में है। तीसरा है दिया गिलेवो, जो कि रियाजन ओब्लास्ट में पड़ता है। और चौथा है इवानोवो, जो कि इवानोवो ओब्लास्ट में पड़ता है। यहाँ पर जो 2 बेसेस हैं ये यूक्रेनियन बॉर्डर से ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स दूर हैं। तो ये शोकेस करता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड मिशन था और इसलिए इसकी सक्सेस जो है ये बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पर जो एयर बेसेस टारगेट किए गए हैं ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं रशिया के लिए। स्पेशली ये जो बेलाया एयर बेस है और ओलेनिया एयर बेस है, यहाँ पर इनके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो है ये पार्क्ड रहते हैं। वहीं पर जो दिया गिलेवो और इवानोवो एयर बेसेस हैं, यहाँ पर इनके एवैक्स एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज रिफ्यूलर्स और कार्गो एयरक्राफ्ट पार्क रहते हैं। तो बेसिकली ये इनके स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं। एक एवैक्स की क्या भूमिका होती है ये हमने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी डिस्कस करी थी, जहाँ पर हमने बताया था कि कैसे पाकिस्तान ने करीबन 2 एवैक्स लूज किए हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। सिमिलरली रशिया के लिए भी एवैक्स लूज करना एक बड़ा लॉस है और ये चीज़ यूक्रेन द्वारा क्लेम करी जा रही है कि उन्होंने एवैक्स भी डिस्ट्रॉय किए हैं और ये बड़े बिरेव A50 हैं। बाकी बॉम्बर्स की बात करें तो यहाँ पर टुपलोव 295 और 222 M3 जैसे बॉम्बर्स लूज किए गए हैं। टुपलोव 295 एक प्रॉप स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जो कि फास्टेस्ट टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है और अब ये प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। रशिया द्वारा ये प्लेटफॉर्म 1956 से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और 1993 तक प्रोड्यूस किए गए थे। अब ये एयरक्राफ्ट नहीं बनते हैं, ऑल्दो इनको मॉडर्नाइज किया गया है। ये काफ़ी कैपेबल है, इसलिए अभी भी सर्विस में है। तो ये करीबन 15,000 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकते हैं, मल्टीपल क्रूज मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं और अच्छी खासी डैमेज इन्फ्लिक्ट करने में सक्षम है। बाकी खास बात यहाँ पर यह है कि ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, जिसकी वजह से करीबन 15,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ये कवर कर सकते हैं। इनकी मैक्सिमम रेंज बताई जाती है। तो कॉम्बैट रेडियस आपको कम से कम इसका आधा तो मिल ही जाता है और इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये रशिया यूक्रेन के बॉर्डर से काफ़ी दूर रखे गए हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप जो अटैक्स परफॉर्म किए गए हैं यूक्रेन द्वारा वो देखेंगे तो मोस्टली आपको यही प्लेटफॉर्म टारगेट होते हुए दिखाई देंगे। बाकी जो दूसरे प्लेटफॉर्म यूक्रेन क्लेम कर रहा है उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, उसमें एक और बॉम्बर आता है जिसको टुपलोव 222 M3 कहा जाता है। तो इस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जो खास बात है वो ये है कि ये एक सुपरसोनिक बॉम्बर है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम कॉम्बैट रेंज जो मिलती है ये 2500 किलोमीटर की मिलती है। नॉर्मल रेंज 6800 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है। ये बॉम्बर सक्षम है करीबन 24,000 किलोग्राम यानी कि 24,000 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने के लिए, जिसके अंतर्गत ये मल्टीपल रशियन क्रूज मिसाइल्स कैरी कर सकता है। इनकी इवन बैलिस्टिक मिसाइल जो कि KH-47 M2 किंजल है उसको कैरी कर सकता है करीबन 4 के नंबर में। तो किंजल के बारे में हम जानते हैं, ये एक हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करने वाली एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है और यूक्रेन पर काफ़ी भारी मात्रा में रशिया द्वारा इन्हें दागा गया है। KH-47 किंजल करीबन 500 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के साथ आती है। बाकी ये डिफरेंट बॉम्ब्स को, मिसाइल्स को, जैसे कि हमने बताया, कैरी कर सकता है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉम्बर है रशिया के लिए। बाकी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये बॉम्बर इंडिया को भी ऑफर किया गया था। बाकी ये सुपरसोनिक है ही, जैसे कि हमने बताया। तो एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रशियन एयरफोर्स में इसकी है। तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म रशिया द्वारा न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यूक्रेन का कहना यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब में करीबन 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और 40 रशियन वॉरप्लेन्स को 4 मिलिट्री बेसेस में डिस्ट्रॉय किया गया। 4 मिलिट्री बेस कौन से हैं ये हमने बताया। 40 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए गए हैं, उनके टाइप्स भी हमने बता दिए। पर्टिकुलर टाइप्स कितने डिस्ट्रॉय किए गए हैं इस पर क्लियर डेटा उन्होंने सामने नहीं रखा है। अब ये नंबर एकदम एक्यूरेट है या बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है इस पर भी क्लियरिटी नहीं है, पर अटैक तो हुआ है जिसकी वीडियो फुटेजेस भी अवेलेबल हैं। तो यूक्रेन ने एक काफ़ी सिग्निफिकेंट ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो कहा यह जा रहा है कि रशिया की करीबन 34% स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल्स कैरिंग और डिप्लॉइंग कैपेबिलिटी को डैमेज किया गया है।
और यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान रशिया का किया गया है। तो जिस तरीके से ये अटैक परफॉर्म किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी तैयारी करीबन 18 महीने चली है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो है ये टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर रशियन कार्गो ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया है। कंटेनर्स के ऊपर एक डिफरेंट सेक्शन बनाया गया है जहाँ पर इन ड्रोन्स को रखा गया और ओपन करके इनको डिप्लॉय किया गया है। ये ट्रक्स इनके एयरबेसेस के पास पार्क किए गए हैं जिनसे ये ड्रोन्स निकल कर अपने टारगेट्स की तरफ आगे बढ़े हैं और उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। साथ ही जो वीडियो फुटेज है ये भी वापस भेजी गई है। टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर AI का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन्स ने इन प्लेटफॉर्म के वीकेस्ट स्पॉट को आइडेंटिफाई किया विजुअली और उसके बाद वहाँ पर जाकर हिट किया ताकि ये इंश्योर हो सके कि ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो जहाँ पर फ्यूल कैरी किए जाते हैं वहाँ पर जाके इन ड्रोन्स ने स्ट्राइक करी है। तो बेसिकली ये यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU का ऑपरेशन था और यहाँ पर जिस तरीके का स्केल था इसको देखकर कहा जा रहा है कि ये रशिया के लिए पर्ल हार्बर मूवमेंट है। इसलिए यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका रिटेलिएशन जो है वो और भी ज़्यादा भयावह हो सकता है। बाकी ये बात भी हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि ये ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट की डिबेट का पार्ट नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ क्रूशल है वो स्ट्रेटजी है। जिस स्ट्रेटजी से ये ड्रोन्स रनवेज के पास या फिर जो इनके एयरबेसेस हैं उनके पास पहुँचाए गए हैं उसके बाद इन्हें डिप्लॉय किया गया है, ये यहाँ पर मैटर करता है। FPV ड्रोन्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, उन्होंने वही किया है जो ये यूजुअली करते हैं। रशिया की कमी यहाँ पर ये रह गई कि उन्होंने अपने एयरबेसेस को इन ड्रोन्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट नहीं किया है। मे बी क्योंकि ये एयरबेसेस रशिया में काफ़ी अंदर है तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इन पर भी ड्रोन्स अटैक हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी ड्रोन्स की इतनी रेंज नहीं होती है। पर ये एक न्यू नॉर्म लेकर आएगा और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि दुनिया भर में सीख ली जाएगी और जितने भी एयरबेसेस हैं उनको इन ड्रोन्स के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स को परमानेंटली लगा दिया जाएगा। तो रशिया के पास भी एंटी ड्रोन ऑप्शंस अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी हैं। पर जैसे कि हमने बताया इन बेसिस में रशिया द्वारा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस टाइप का अटैक हो सकता है, इसलिए वो सिस्टम यहाँ पर डिप्लॉयड ही नहीं थे। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजिकल डिबेट नहीं है। टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है ऐसे ड्रोन्स को रोकने के लिए, पर ये एक स्ट्रेटजी की विक्ट्री है जो कि यूक्रेन ने अपनाई। ये उनकी इंटेलिजेंस की विक्ट्री है, ये उनकी टाइमिंग की विक्ट्री है। अब बाकी टाइमिंग एक और यहाँ पर क्रूशल है। ये जो पीस टॉक है ये इस्तांबुल में इनिशिएट होने वाली थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, और उसके कुछ ही समय पहले ये अटैक हुआ है। तो अब रशिया यूक्रेन के बीच में जो पीस टॉक है वो कहाँ जाने वाली है उसका अंदाज़ा यहाँ से मिल रहा है। बाकी अब रशियन रिटेलिएशन का वेट किया जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े अटैक के बाद ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि जो रिटेलिएशन है वो भी बड़ा होने वाला है। रशिया द्वारा पहले ही इसे टेररिस्ट अटैक कहा जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।